स्टार राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक शाम मुझे जितेंद्र का कॉल आया। फ़ोन पर बात हुई तो पता चला कि उन्होंने नया कंस्ट्रक्शन का काम लिया है। तकरीबन 7-8 महीने का काम है, जिसके लिए मुझे सारे साथियों को लेकर 1-2 दिन के भीतर मंडोरी पहुंचना है। बात होने के बाद मैंने सारे साथियों को खबर दे दी और जाने के लिए तैयार रहने को कहा। और जैसे जितेंद्र ने कुछ पैसे भेजे तो हम 7 जने निकल गए मंडोरी के लिए, जिसके लिए हमने रात के 1:30 बजे की मुनांतो शताब्दी पकड़ी। रात के वक्त जनरल क्लास में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अमूमन होती है। हमें से कुछ को तो सीट भी मिल गई। अब बस 9 घंटे का सफ़र हमें तय करना था। कुछ देर में हम भी बाकी पैसेंजर की तरह वहीं पर सो गए, पर कुछ देर के बाद ही मेरी आँख खुल गई। दरअसल मुझे ढोल ताशे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और जब मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर की ओर झांका तो मैंने पाया कि कुछ लोग बगल वाली पटरी पर नाच गा रहे हैं। अभी मैं उन सबको एकटक देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक की नज़र मेरे पर पड़ गई। पता नहीं क्यों, जैसे उसकी नज़र मेरे पर पड़ी कि तभी मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ने लगा और घबराहट होने लगी। मैं फौरन ही नीचे बैठ गया और मेरे नीचे बैठते ही मेरा दम बुरी तरह से घुटने लगा। मैं अपने साथी को आवाज़ देना चाहता था, पर मुझसे कुछ निकल ही नहीं रहा था। वहीं अब दम घुटने के कारण मैं छटपटाने लगा। फिर अचानक ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, और जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि अब वो ढोल ताशे की आवाज़ अब आनी बंद हो गई है। वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक नज़र बाहर की तरफ झांक लूं, पर जब मैंने किसी तरफ बाहर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। फिर इसी बीच ट्रेन एक झटके के साथ खुल गई। ट्रेन के वहाँ से निकलने के बाद मैं अभी भी बेहद डरा हुआ था, और जब ये बात मैंने अपने साथियों को जगाकर बताई तो वो सारे मेरे पर हंसने लगे। उनमें से किसी को भी मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, तो मैं भी अपना मुंह बंद करके चुपचाप करके बैठ गया। रात तो गहराती जा रही थी, पर अब मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। इसी बीच जब मुझे टॉयलेट लगी तो मैंने दीपांकर को उठाया और साथ में जाने को कहा। दीपांकर उठा और मेरे साथ चल पड़ा और ट्रेन की गेट पर जाकर खड़ा हो गया। अब मैं टॉयलेट करने चला गया, और जब मैंने टॉयलेट से बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुझे वही लोग टॉयलेट के बाहर नजर आए जो मुझे पटरों पर ढोल ताशे बजाते दिखे थे। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया और वहीं चुप करके बैठ गया। अभी मैं टॉयलेट में बैठे हुए ये सोच ही रहा था कि यहाँ से कैसे निकलूं, कि तभी दीपांकर ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे क्या यार, पूरी रात टॉयलेट में बिताने का इरादा है क्या? दीपांकर की आवाज़ सुनकर मेरे में थोड़ी सी जान आई और मैं फौरन ही दरवाज़ा खोलकर टॉयलेट से बाहर आया, पर बाहर तो दीपांकर था ही नहीं। दीपांकर को बाहर ना पाकर मैं अपने दोस्तों की तरफ दौड़ा, और जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा तो वो सारे सो रहे थे, पर दीपांकर वहां पर नहीं था। मैंने बाकियों को जगाकर दीपांकर के बारे में बताया तो वो पांचों ये बोलकर वापस से सो गए कि यहीं कहीं होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। पर भला ऐसा कैसे हो सकता था? हम चालू डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, जिससे बाहर जाने के लिए डिब्बे से बाहर उतरना पड़ता, पर ट्रेन तो अभी पूरी रफ्तार में ही चल रही थी। मुझे तो यह एहसास हो गया था कि दीपांकर किसी बड़ी मुसीबत में है और उसका लौटना इतना आसान नहीं होने वाला। अभी मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ ही रहे थे कि तभी ट्रेन एक हल्के से झटके के साथ धीमी होने लगी, और जब मैंने बोगी की खिड़की से बाहर देखा तो मैंने पाया कि अभी ट्रेन किसी बस्ती के एक ओर से गुजर रही है, और ट्रेन धीमे होते होते रुक गई। वैसे तो ये स्टेशन नहीं था, पर पटरियों की एक तरफ कोई छोटी सी बस्ती थी जहाँ अभी गहरी खामोशी और अंधेरेपन के अलावा कुछ और महसूस ही नहीं हो रहा था। अभी मेरी नज़रें उस बस्ती की तरफ और मेरा दिमाग दीपांकर के बारे में सोच रहा था कि तभी दीपांकर की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी, जो मुझे पुकारते हुए कह रहा था कि त्रिलोकी अंदर क्या कर रहा है, चल बाहर आ। दीपांकर की आवाज़ सुनकर मेरे पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में दीपांकर की ही आवाज़ है। अभी मैं चुपचाप दीपांकर की आवाज़ ही सुन रहा था कि तभी मैं अपने आप ही बोगी के गेट की तरफ जाने लगा। अपने आप को बोगी की तरफ जाता देख मैंने अपने साथियों को आवाज़ देकर उन्हें उठाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं लगातार बोगी के गेट की तरफ खिंचता चला गया, और जब मैं बोगी के गेट पर पहुंचा तो मैंने पाया कि सच में दीपांकर बाहर खड़ा है, पर वो अकेला नहीं था। दीपांकर के साथ वही ढोल ताशे वाले लोग थे जिन्हें देखकर मेरी फटी पड़ी थी। और जब उन लोगों में से एक ने दीपांकर की आवाज़ में बोला, अरे भाई चल त्रिलोकी, हमें देर हो रही है।
ये देखकर तो मैं समझ गया कि अब मेरी जिंदगी का सफ़र यहीं पर ख़त्म हुआ समझो। कि तभी ट्रेन एक झटके के साथ खुल पड़ी। ट्रेन के खुलते ही मेरे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में आ गए और मैं तुरंत ही वापस से अपने साथियों के पास भागा और उन्हें उठाकर फिर से उन्हें सारी बात बताई। इस बार उन पांचों को मेरी हालत देखकर थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो कोई मजाक नहीं है। उन पांचों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर दीपांकर की मिसिंग रिपोर्ट रेलवे पुलिस को देंगे। वहीं मैं अभी भी डर से कांपे जा रहा था। पता नहीं वो कौन लोग थे और क्या चाहते थे। मेरी हालत देखकर वो पांच भी मेरे साथ बैठे रहे जब तक कि अगला स्टेशन नहीं आ गया था। और जब 1 बजे के करीब मिंटोर नाम का स्टेशन आया तो हम सारे ट्रेन से उतरे। रेलवे पुलिस को दीपांकर की मिसिंग रिपोर्ट देने के लिए अभी हम 6 जने रेलवे पुलिस के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी मेरी नज़र वहीं प्लेटफार्म के पास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी जो कुछ उसी तरह के वेशभूषा मतलब कि कुछ वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जिनके पास अभी दीपांकर है। यहाँ तक कि उनके पास भी वैसे ही ढोल ताशे थे। और ये बात जब मैंने अपने साथियों को बताई तो वो पांचों थोड़ा डर गए और बोले, कहीं ये सारे भी उसी गैंग के आदमी हुए तो हम सब भी खामखा लपेट में आ जाएंगे। इनसे उलझने से तो अच्छा है पुलिस को सारी बात बता देते हैं और फिर पुलिस अपने हिसाब से निपट लेगी। उन पांचों की बात से ये साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें ये लग रहा था कि दीपांकर को किसी गुंडे बदमाश की गैंग ने अगवा किया है, जबकि ये मामला कहीं ज़्यादा पेचीदा और समझ से कोसों दूर था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये लोग कोई ना कोई मदद ज़रूर करेंगे और ये सोचकर मैं उनके पास गया और उनसे सारी बात की। मेरी बात सुनने के बाद वो सारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन सबके चेहरों से ये पता चल रहा था कि उन्हें सच में उन लोगों के बारे में कुछ तो मालूम है। फिर कुछ देर के खामोशी के बाद उनमें से एक बोला, अब तुम अपने दोस्त को भूल जाओ, वो अब कभी नहीं लौटेगा और तुम भी जल्दी अपने दोस्त के पास ही पहुंच जाओगे। अभी वो आदमी ये दिल दहला देने वाली बात कर ही रहा था कि तभी मेरे बाकी के पांचों साथी भी वहां पर आ गए और उनके वहां आते उन आदमियों ने कहा, ये कौन है? जिस पर मैंने कहा कि ये पांचों मेरे साथी हैं। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने पूछा, क्या इनमें से भी किसी ने उन लोगों को देखा है? जिस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, नहीं, ये तो उस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे ये कहने के बाद उस आदमी ने मेरे पांचों दोस्तों से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारी नज़र उन लोगों पर नहीं पड़ी, पर अगर तुम पांचों इसके साथ रहे तो तुम्हारी अच्छी किस्मत को भी बुरी किस्मत में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर तुम पांचों अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके इससे दूर चले जाओ। उस आदमी की चेतावनी सुनने के बाद मेरे 5 साथियों के चेहरों पर 12 बज गए। उन पांचों में से 3 तो उसकी बात सुनते ही बिना कुछ बोले वापस से ट्रेन में चढ़ गए, पर गोपाल और अनिरुद्ध नहीं गए। गोपाल अनिरुद्ध को अभी भी मेरे साथ खड़ा देखकर वो आदमी एक बार फिर बोला, तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? जिस पर दोनों ने एक साथ बोला, नहीं। गोपाल और अनिरुद्ध के जवाब सुनने के बाद वो आदमी बोला, मुझे ये तो पता नहीं कि तुम दोनों ने क्या सोचकर ये फैसला लिया है, पर मैं ये बता दूं, आगे जो होगा, अगर तुम तीनों उससे भगवान की कृपा से बच भी गए तो भी तुम आज की रात को हर रात महसूस करोगे। अब तक उस आदमी ने जो कुछ भी कहा तो उससे हम अंदर से और भी टूट गए। मैंने उस आदमी से कहा, मुझे ये तो पता है कि खतरा बहुत बड़ा है और शायद इसका अंत भी बहुत भयानक हो, पर क्या आप कोई रास्ता बता सकते हैं जिसके जरिए मैं अपनी जान पर आई इस आफत से बच सकूं? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, एक रास्ता तो है। फिर उसने कहा, अभी तुम्हें वो सारे लोग दोबारा दिखेंगे और जब वो दिखेंगे तो तुम्हारा तुम पर कोई काबू नहीं रहेगा जब तक तुम्हारी आँख खुली रहेगी। और फिर आगे उस आदमी ने बताया कि पहले वो तुम्हें अपनी बस्ती में ले जाएंगे और 9वें दिन तुम्हारी जान लेंगे। जब तुम उस बस्ती में पहुंचोगे तो तुम्हें उस बस्ती में एक ऐसा घर दिखेगा जिसमें रोशनी होगी। बस तुम्हें किसी तरह उस घर में पहुंचना है। उसके बाद तुम्हें आगे क्या करना है ये अपने आप पता चल जाएगा। इसके बाद वो आदमी अपने लोगों के साथ वहाँ से चला गया। उस आदमी के जाने के बाद अब हम तीनों इस सोच में पड़ गए कि ना जाने अब आगे क्या होने वाला है। मैंने गोपाल और अनिरुद्ध से वहाँ से जाने को कहा पर वो दोनों नहीं माने। इसी बीच मुझे टॉयलेट लगी तो मैं गोपाल और अनिरुद्ध को प्लेटफार्म पर ही छोड़कर टॉयलेट करने चला गया। अभी मैं स्टेशन के वॉशरूम में घुसा ही था कि तभी मुझे फिर से वही ढोल ताशे की आवाज़ सुनाई पड़ी और जब मैं टॉयलेट से बाहर आया तो वही लोग मेरे सामने खड़े थे। उन पर नज़र पड़ते ही मैं एकदम से चमसा गया और मेरी जुबान एक बार फिर बंद पड़ गई। देखते ही देखते मैं अपने आप उनके साथ साथ चलने लगा और फिर कुछ ही देर में मैं उन लोगों के साथ स्टेशन से काफ़ी दूर चला आया। वो लोग बीच बीच में रुककर नाचने गाने लगते और मैं उनके बीच चुपचाप खड़ा रहता।
रात तो पहले ही काफ़ी हो चुकी थी। वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं था सिवाय इसके कि ये वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त है। फिर कुछ देर बाद मैं उन लोगों के साथ उसी बस्ती में पहुंचा जिस बस्ती को मैंने ट्रेन से देखा था। पूरी की पूरी बस्ती वीरान पड़ी थी। सभी घर के दरवाजे खुले हुए थे और उन घरों में मातम पसरा हुआ था। अभी मैं उन घरों को ही देख रहा था कि तभी मैं अचानक ही दौड़ पड़ा और उन घरों में से एक घर के अंदर चला गया। जैसे मैं उस घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस घर में पहले से दीपांकर बैठा हुआ है। अभी दीपांकर पर मेरी नज़र पड़ी ही थी कि तभी मैं भी अपने आप दीपांकर के बगल में जाकर ठीक उसी तरह बैठ गया। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर ना तो दीपांकर कुछ बोल पाया और ना ही मैं। डर तो लग ही रहा था, पर अगर मैं डरता ही रहता तो मौत से मुलाकात हो जाती। ऐसे में ज़रूरी था कि पहले अपने डर पर काबू करते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। अब तक मुझे ये तो समझ में आ गया था कि हम दोनों उन लोगों के कंट्रोल में हैं, पर जब ये याद आया कि स्टेशन वाले आदमी ने कहा था कि जब तक आंखें खुली हैं तब तक हमारा शरीर उनके कंट्रोल में है, मतलब कि अब मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो मैं अपनी मर्जी से चल फिर सकता हूं। ये सोचकर जब मैंने अपनी आंखें बंद करके वहां से उठने की कोशिश की तो सच में ही मैं उठ गया। मतलब कि उस स्टेशन वाले आदमी ने जो भी कहा था सही कहा था। मैंने फिर अपनी आंखें बंद ही रखी और दीपांकर को ये राज की बात बताते हुए कहा, भाई हमारे पास अभी भी एक मौका है यहाँ से बचकर निकलने का, तू बस थोड़ी हिम्मत रख। ये बोलने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो दीपांकर वहाँ से गायब था। वहीं मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वापस से वैसे ही बैठ गया जैसे पहले बैठा था। मतलब कि फिर से मेरा शरीर मेरे काबू से बाहर हो गया था। वहीं मैं ये सोच रहा था कि दीपांकर कहाँ चला गया। अभी मैं उस कमरे में अकेला बैठा यही सोच रहा था कि तभी उस कमरे के सामने से वो सारे लोग दीपांकर को मारते ले गए। मैंने उठकर बाहर जाना तो चाहा पर उठ नहीं पाया और तभी मेरी आंखों के आगे पूरा नीला नीला हो गया। अब मुझे आंखों के आगे छाए नीलेपन के साथ साथ सुनाई भी देना बंद हो गया था। वो एक बड़ा ही अजीब एहसास था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जिस वजह से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और ये तब तक चलता रहा जब तक कि मुझे फिर से दिखाई और सुनाई नहीं देने लगा। और जब मुझे दिखाई और सुनाई देने लगा तो अब मैं बिना वक्त गवाए वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगा। जैसा कि उस स्टेशन वाले आदमी ने कहा था कि मुझे एक ऐसा घर ढूंढना है जिसमें रोशनी हो, तो सबसे पहले तो मैंने कमरे में बैठे बैठे दरवाजे तक का अंदाज़ा लगाया और आंखें बंद करते ही मैं उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आंखें बंद करके जैसे तैसे मैं आंखें बंद करके दरवाजे तक तो पहुंच गया और मैंने फिर से आंखें खोली और बाहर की तरफ एक नज़र दौड़ाई और फिर आंखें मींच ली और एक बार फिर अंदाज़ा लगा के उस कमरे से बाहर निकल गया। और ऐसे ही मैं बीच बीच में आंखें खोलता और फिर आंखें बंद करके आगे बढ़ जाता। हालांकि इस काम में मुझे बहुत दिक्कत तो हो रही थी, पर मुझे किसी तरह उस घर को खोजना था। भागते भागते मैं शायद उस बस्ती के चौक पर आ गया। चौराहे पर पहुंचने के बाद जब मैंने कुछ देर के लिए फिर से अपनी आंखें खोली तो उन 4 रास्तों में से एक रास्ते के अंत में थोड़ी रोशनी सी नजर आई। मैंने फौरन ही रास्ते का अंदाज़ा लगा लिया और झट से अपनी आंखें बंद करके उस तरफ चल पड़ा। अभी शायद से मैं 50 से 60 कदम ही चला था कि तभी मुझसे कोई बहुत ज़ोर से टकरा गया। उसके टकराते ही मैं नीचे गिर पड़ा। फिर गिरने के बाद मैंने अपनी आंख तो खोली ये देखने के लिए कि आखिर मुझे किस तरफ जाना है, क्योंकि मुझे ये तो पता ही था कि ये कोई आम जगह नहीं है। पर अब ऐसा लग रहा था कि मैं उस रास्ते पर अकेला नहीं चल रहा हूँ। कई कदमों की आवाज़ और आसपास किसी के साथ चलने का एहसास साफ साफ हो रहा था। मैं आंखें बंद किए बस अंदाजन उसी रास्ते की तरफ बढ़ता जा रहा था जिधर मुझे रोशनी दिखी थी। पर जब चलते समय मैं किसी दीवार से टकरा गया तो मैंने फिर से रास्ता देखने के लिए अपनी आंखें खोली। आँख खुली तो पता चला कि बस 2 घरों के बाद ही वो रोशनी वाला घर है। मैंने फिर से आंखें बंद की पर उस रास्ते से आगे बढ़ गया और फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैं ठीक उस घर के सामने खड़ा था। मैं फौरन ही अपने आंखें बंद किए उस घर में घुस गया। उस घर में घुसने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आंखें खोल लूँ। पर जब किसी आदमी ने आवाज़ देते हुए कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ अपनी आंखें खोल सकते हो, तो डरते ही सही मैंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही सामने मुझे एक आदमी नजर आया जिसकी दोनों आंखें नहीं थी। उनकी आंखों की जगह पर बस 2 गहरे गड्ढे थे। उन्हें देखने के बाद मैं बोला, आप कौन हैं और ये सब लोग कौन हैं? जिस पर उस आदमी ने बोला, मैं कौन हूँ और वो लोग कौन हैं, ये जानने से बेहतर है तुम ये पूछो कि तुम यहाँ से सही सलामत कैसे निकलोगे।
ये सुनते ही मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मुझे बता सकते हैं तो प्लीज़ बताइए ना। इस पर वो बिना आंखों वाला आदमी बोला, तुम्हें अपनी दोनों आंखें यहीं छोड़कर जाना होगा, नहीं तो तुम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाओगे। ये सुनते ही मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। मुझे तो एक पल को लगा कि यही आदमी सारे फसाद की जड़ है, तभी तो ऐसी बात कर रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस पर गुस्सा करूं या फिर चुपचाप अपनी आंखें निकाल दूं। कुछ देर खामोश रहने के बाद जब मैंने बोला, मगर आंखें ही क्यों, आंखों में से क्या है? इस पर उस आदमी ने कहा, आज से 50 साल पहले ये बस्ती गुंडकों की बस्ती हुआ करती थी, जो लोगों का नाच गा के मनोरंजन किया करते थे। और जब उस रोज़ कबीले वाले एक बड़े धन्ना सेठ के यहाँ उनके मनोरंजन के लिए गए तो वो सेठ और उसके दूसरे साथी नाच गाने ढोल ताशे से खुश नहीं हुए, उल्टा उन लोगों ने बहुत ही बदसलूकियाँ की। और जब गुंडकों ने आवाज़ ऊँची की तो उन्हें बेरहमी से मारा। उस वक्त वहाँ और भी लोग मौजूद थे। ये तो सबको पता था कि जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है, पर फिर भी सबने अपनी निगाहें नीचे ही रखी। वो वहाँ बड़ी बेरहमी से मार दिए गए, पर उन सब ने मरते मरते कहा, आज हमें देखकर भी अनदेखा कर दिया। याद रहे, कल अगर गलती से भी किसी ने हमें नाचते गाते देख लिया तो हमारी तरह ही तड़पोगे। कहते हैं वो सारे 9 दिनों तक तड़पते ही रहे और 9वें दिन उनकी लाशों को जंगल में फेंकवा दिया गया। उसके कुछ महीनों बाद अचानक ही सूरज ढलते ढोल ताशे और नाच गाने की आवाज़ लोगों को सुनाई देने लगती, और जो वो आवाज़ सुनकर उनके पास पहुंच जाता वो फिर वापस नहीं लौटता। 9 दिनों तक तरसाने के बाद वो गुंडकों की आत्मा उसे भी मार देती। मैंने भी उन्हें देखने की गलती कर दी थी, और जब मुझे समझ में आया कि जब तक मेरी आंखें रहेंगी तब तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, लिहाजा मैंने अपने हाथों से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। उसकी ये बात सुनकर मैं तो दंगे रह गया। मुझे अभी भी उसकी बातों पर ज़रा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं वहीं चुपचाप बैठ गया। मुझे लगा था कि यहाँ पहुँचने पर कोई रास्ता मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मुझे ही कोई रास्ता खोजना था यहाँ से बाहर जाने का। अभी मैं उस घर के एक कोने में बैठे बैठे इसी जोड़ तोड़ में लगा था कि उनके चंगुल से जान कैसे छुड़ाएं, कि तभी मुझे चीखें सुनाई देने लगी। जब मैंने उन चीखों को ध्यान से सुना तो मुझे लगा कि वो चीखें दीपांकर की हैं। दीपांकर की वो इतनी दर्दनाक चीखें थी कि उन चीखों को सुनकर एक बार फिर मेरे हाथ पर कपकपाने लगे। मैंने सोच लिया कि जैसे ही सुबह होगी मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वो पूरी रात तो दीपांकर की चीखें सुनते भी थे, और जब सुबह हुई तो मैं उस घर के दहलीज पर आकर बाहर झांका। बाहर रात की तरह ही सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे रास्ते में खून और हड्डियां जगह जगह फैली हुई थी। मैंने भगवान का नाम लिया और उस घर से निकलकर भागा, पर जैसे मैं उस घर से बाहर निकला तो मैंने पाया कि मैं उस ओर नहीं भाग रहा हूँ जिधर मैं जाना चाहता था। मतलब कि फिर से मेरे ऊपर उन्हीं आत्माओं का कंट्रोल हो गया था। मैंने फौरन ही अपनी आंखें बंद की और फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी मैं अपनी आंख बंद किए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैं किसी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। उस गड्ढे में गिरते ही मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तब भी आंखों के आगे अंधेरा ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी मुझे गोपाल की आवाज़ सुनाई दी। गोपाल की आवाज़ सुनाई देते ही मैंने कहा, गोपाल। मेरे इतना कहते ही गोपाल बोला, हाँ भाई मैं गोपाल ही हूँ, शुक्र है कि तुझे होश आ गया। फिर जब मैंने पूछा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तो इस पर गोपाल ने कहा, जब तू हमें उस गहरे गड्ढे में मिला था तब सिर्फ तेरी सांसें ही चल रही थी। तेरा बच जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। तेरी हालत इतनी बुरी थी कि तेरी आंखें बाहर आ गई थी और तेरे हाथ पैर भी टूटे हुए थे। आज 7 महीने के बाद तुझे होश आया है। हमें दीपांकर भी मिला था, उसकी भी हालत बहुत बुरी थी, पर 9वें दिन इसी अस्पताल में उसने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो गया। हालांकि इस बात को अब काफ़ी साल गुजर गए हैं, पर आज भी ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे आसपास ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, खौफनाक साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, खौफनाक दुनिया का एक रेलवे स्टेशन है जिसे जम्मू ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। आज की कहानी इसी रेलवे ट्रैक की है जो रोहित नामक एक शख्स के साथ हुई थी। तो आइए जानते हैं उसी के नज़रिए से इस कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और उन दोनों में कचरा बीनने का काम किया करता था। रेलवे स्टेशन से लेकर गांव की गली और नालियों में ये सब काम मैं कर चुका था।
जिसमें मुझे आज तक शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। लेकिन एक बार मेरी ज़िंदगी ने मुझे कुछ ऐसे पल दिखाए जिसके बाद मैंने इस काम के प्रति काफ़ी घृणा करने लगा और देखते ही देखते मैंने इस काम को त्याग दिया। ये उन दिनों की बात है जब जमुआ के करीब कचरे का कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। लोग आपस में झगड़ने लगते, खासकर ये स्टेशन के पास ज़्यादा बढ़ गया। 13 अप्रैल शाम के तकरीबन 7 बजे मैं अपनी पूरी टीम लेकर जमुआ रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया और उसके बगल में मौजूद कचरे पात्र से कचरा चुनने लगा। उस रेलवे स्टेशन पर काम करते समय मेरी मुलाकात वहाँ के स्टेशन मास्टर से हुई, तो उस स्टेशन मास्टर ने हमें यहाँ रात में रुकने से सख्त मना कर दिया। लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, किसी तरह मैंने वहाँ के स्टेशन मास्टर को मना ही लिया। उस समय वैसे भी मेरे घर की स्थिति तो बहुत ख़राब चल रही थी, जिस वजह से पूरे दिन काम करना मेरे लिए एक आदत बन गई थी। सुबह से शाम हो गई और अब तक तो हमारे टीम मेंबर काम करने में लगे थे। जब नाश्ते का समय हुआ तो मेरे अंदर काम करने वाले लोगों के लिए मैंने पहले ही नाश्ते की सुविधा कर दी थी। खैर, जैसे ही सूरज की रोशनी अंधेरे में शामिल होकर स्टेशन की स्ट्रीट लाइट जली तो सभी लोगों को एक रेस्ट दे दिया गया। एक बड़ी टीम के ऊपर काम करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी, तो मैं उन सभी को उनके कामों के लिए छोड़ आया और उसके बाद मैं खुद खाना खाने लगा। खाना खाते वक्त मेरी नज़र लावारिस गाड़ी पर पड़ी। उसे देखते मेरे मन में एक कागज पैदा होने लगा। वहाँ पर 2 गाड़ी पूरी तरीके से खंडर बन चुकी थी, लेकिन अब भी उनके अंदर कुछ माल बचा हुआ था। काफ़ी देर तक तो मैं खाना खाते वक्त उसे ही देखता रहा। बाद में मैंने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया और खाना खाने के बाद सभी को काम में लगा दिया। फिर मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी के पास पहले से ही कचरे का ढेर लगा था और उस कचरे को देखकर ये पता लगाना बहुत आसान था कि इस गाड़ी को यहाँ पर पड़े सालों बीत चुके हैं। उस गाड़ी के अंदर जब मैंने उसके पार्ट्स को देखा तो एकदम सही नज़र आ रहे थे और अब मेरा मन लालच में डूबने लगा। इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। आज की रात के लिए मैंने एक प्लान बनाया जहाँ मैं उस बस के कुछ पार्ट्स को बेचना चाहता था ताकि कुछ पैसे लेकर अपने घर वालों की मदद कर सकूं। रात के करीब 10:30 बजे जब मैं उस गाड़ी के अंदर गया तो मुझे देखने वाला यहाँ कोई नहीं था। स्टेशन पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ लोग तो नजर आ रहे थे, लेकिन वो बहुत ही दूरी पर थे और इस जोरदार सन्नाटे के बीच उस गाड़ी की एक एक पार्ट्स को ध्यान से देखने लगा। मैंने उस गाड़ी के कुछ पार्ट्स इकट्ठा किए और उन्हें बाजार में बेचने चला गया और उसी रात मेरे शरीर में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा शरीर बुखार से पूरा गर्म होने लगा। आज काफ़ी वर्षों में पहली बार मुझे किसी बुखार जैसी चीज़ का एहसास हुआ था। बाजार से लौटते समय तकरीबन 7,000 रुपये के मैंने पूरे पार्ट्स बेच दिए और उन्हें घर भेज दिया था। आज मुझे थोड़ी बहुत राहत भी मिली। मेरे दिमाग में थोड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह चोरी करके पैसे नहीं कमाए थे। खैर, ये तो एक लावारिस गाड़ी थी और उसके बाद मैं अपने काम में लग गया। आज मेरे शरीर में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं पूरा बेचैन हो चुका था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आज हमारे इस रेलवे स्टेशन पर पहला या आखिरी दिन था और अब हल्के हल्के नींद ने भी मुझे अपने आक्रोश में लेना शुरू कर दिया। अब मेरी पलकें भी झपकने लगी थी, जिस कारण मैं थोड़ा आराम करने के लिए उस स्टेशन की बेंच पर सो गया। कुछ देर के बाद मुझे एक अजीब सा सपना आने लगा कि मैं बस में बैठा हूँ जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं। हैरान की बात तो ये थी कि उस बस को चलाने वाला कोई भी ड्राइवर नहीं था, बल्कि वो बस अपने आप ही चल रही थी। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उस बस में घुटन होने लगी। मुझे उस बस के अंदर बहुत जोरों की घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया और उसके बाद मेरा शरीर गर्म होने के साथ साथ आग से जलने लगा। इस समय तक मैं पूरा दर्द से तड़प चुका था। दर्द के मारे चीखने और चिल्लाने लगा। उसके साथ ही जब मेरी आंखें खुली तो मेरा पूरा बदन पसीने से तर हो गया था। मेरा एक सहकर्मी भाव देवी मेरे पास आया, जिसने मुझे संभाला और कुछ पूछने लगा, तो मैंने उसे कुछ भी बताना बिल्कुल भी सही नहीं समझा और कहा, अरे यार, मेरा एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। लेकिन अब उस गाड़ी के प्रति मेरे मन में कुछ अजीब सवाल उठने लगे। क्या मैंने उसके पार्ट्स को बेचकर सही किया? क्योंकि आज तक उसके पार्ट्स इस तरह सुरक्षित रहना कोई आम बात तो नहीं थी, क्योंकि इस तरह वीरान पड़ी गाड़ी के पार्ट्स तो हर कोई बेच सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक बार फिर मैं उस गाड़ी को ध्यान से देखना चाहता था,
मैं अपने हाथ में एक टॉर्च लिए उस गाड़ी की तरफ चल दिया जो कि स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर खड़ी थी। अब मैं उसकी पूरी जांच करने वाला था और उसकी एक एक चीज को ध्यान से देखना चाहता था। और जब मैं गाड़ी के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि जो सामान मैंने बेचा था वो सारा का सारा सामान अभी भी उसी गाड़ी के अंदर मौजूद है, जिसे देखकर मैं पूरा हैरान रह गया। पता नहीं क्यों, मगर जैसे मैं उस गाड़ी के अंदर गया तो मुझे अपने शरीर में एक बेचैनी सी होने लगी। और बार बार ऐसा ही होता, जब भी मैं उस गाड़ी के अंदर तक जाता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा भी मौजूद है। वहीं मैं उस लंबी चौड़ी बस की एक सीट पर बैठ गया और उस बस की सीट भी अच्छी लग रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि उस बस का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और फिर वो भी स्टार्ट होने लगी। मेरी जान हलक तक पहुंच गई थी। डर के मारे मैं पूरा कांप उठा और इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है और आज के आज उसे अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। ये बात सुनकर तो मैं अंदर तक हिल गया। इससे पहले मैं फ़ोन पर कुछ बोल पाता कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। इधर मैं भी फंसा हुआ था। उसी में मैंने उस बस की सीटों को तोड़ना शुरू कर दिया और मैं ज़ोर ज़ोर से लात मारने लगा। फिर उस बस का एक लोहे का सरिया अचानक ही मेरे पेट के आर पार हो गया। खून से लहूलुहान उस रोड को देखकर मेरा सारा जज्बा उतर गया। ताजुब की बात तो ये थी कि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी दर्द ही नहीं हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे मेरा शरीर नॉर्मल हुआ तब मुझे एक भयानक दर्द का सामना करना पड़ा। अब जाकर मुझे अपने शरीर में एक अजीब दर्द का एहसास हो रहा था। शायद मैं मरने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी की कुछ आखिरी चंद सांसें मैं अपने घर वालों के साथ बिताना चाहता था, लेकिन इस अजीब रेलवे स्टेशन पर आकर मैंने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। हिम्मत ना होने की वजह से मैं उसी बस की एक सीट पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बस के अंदर मौजूद लाइट फ्लिप करने लगी। रात के अंधेरे में लाइट का जलना तो एक अच्छी बात थी, लेकिन उस लाइट के अंदर मुझे एक काली काली परछाई दिखने लगी और उस काली परछाई को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काफ़ी देर तक मैं उसी को यूं ही घूरता रहा और उसके बाद वो काली काली परछाई उस बस के अंदर हावी होने लगी। बस के अंदर रखा हुआ सारा सामान इधर से उधर बिखरने लगा और देखते ही देखते उस पुरानी बस की हालत गंभीर होने लगी। बस किसी खंडर के रूप में तब्दील हो गई थी। मुझे अपनी करतूत पर अफसोस हो रहा था, जिस वजह से मैं अपने आप को कोसता हुआ दर्दनाक हालत में खुद पर गुस्सा करने लगा। इतने में उस बस के अंदर एक आदमी की एंट्री हुई। आदमी देखने में थोड़ा बाकी इंसानों से अलग लग रहा था। उसके शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद कलर की एक चादर थी कि इस वक्त मैं केवल उसे ही देख पा रहा था। सफ़ेद चादर से लिपटे हुए उस आदमी का चेहरा तो मुझे ठीक से नज़र ही नहीं आया, लेकिन वो मेरे ही बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मुझे वो देखने लगा। जैसे तैसे मुझे दर्द से छुटकारा मिल रहा था। शायद मैं अपनी मौत की ओर वक्त हर किसी का आता है। तुम इस वक्त में अपने आप को हारने मत दो। बस किसी तरह आधे घंटे तक अपनी आंखें खुली रखो। ये सारा दृश्य देखते रहो, फिर जो होगा सब तुम्हारे भले के लिए होगा। मैं उस आदमी से कहने लगा, लेकिन आपको कैसे पता कि मेरी ज़िंदगी वापस उसी तरह बन जाएगी जैसे मैं पहले था? तो उसने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी में इस नज़ारे को महसूस कर चुका हूँ। दोस्तों, उस आदमी की बात मुझे काफ़ी हद तक साहस दे रही थी, लेकिन इस भयंकर दर्द ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं चाहकर भी अब अपनी आंखों से कुछ देख ही नहीं पा रहा था। इतने में बस चलने लगी और उस चलती हुई बस के अंदर से मुझे बहुत ही डरावने दृश्य देखने को मिल रहे थे। कभी किसी की डेड बॉडी अचानक छत से ज़मीन पर पड़ती, तो फिर अचानक ही मुझे किसी का कटा हुआ सिर अपने पैरों में मिलता। ये सब इतना खौफनाक हो रहा था कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। और उसके बाद तकरीबन आधा घंटा बीत गया और आधे घंटे बीतने के बाद ही मेरे पेट में लगा वो घाव एक बार फिर बढ़ने लगा। पता नहीं अब क्या हो रहा था, लेकिन शायद मैं अपनी ज़िंदगी के नए मोड़ पर पहुंच गया। मेरे बगल में बैठा सफ़ेद चादर ओढ़े वो आदमी भी अब अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसके बदन से वो सफ़ेद कंबल हट चुकी थी और अब उसका बदन सच में बड़ा ही डरावना था। जहाँ मेरे पेट में एक घाव था तो उसका तो पूरा बदन ही एक घावों से सना पड़ा था। सिर्फ उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर थर थर काँप उठा। लेकिन उसने मुझे आश्वासन देते हुए एक बार फिर यही कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस कुछ देर और इस बस में ऐसे ही बैठे रहो, सब नॉर्मल हो जाएगा और फिर तुम्हें एक तेज़ रोशनी नज़र आएगी। वहीं पर इस बस से नीचे उतर जाना, पर भूल कर भी कहीं दूसरी जगह मत उतर जाना।
वरना तुम्हारे साथ जो होगा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं है। मैं उस आदमी की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं उस आदमी की हर बात को अच्छी तरह सुनने के बाद अब मैं तत्पर हो चुका था। एक तेज रोशनी देखते ही नीचे उतरने के पहले तो मैं जिस सीट पर बैठा था उससे खड़ा हुआ और दरवाजे के बगल में जो सीट थी उसी पर बैठ गया ताकि मुझे उतरने में कोई दिक्कत पेश ना आए। लगभग 10 मिनट तक बस का पहिया इसी तरह घूमता रहा और बस किसी सुनसान जगह से गुजरती रही और उसके बाद जैसे धीरे धीरे बस का माहौल नॉर्मल होने लगा तब जाकर मुझे एक बहुत ही तेज रोशनी वहाँ पर नजर आई और इस रोशनी को देखते ही मेरी उम्मीद जाग उठी। ये वो रास्ता था जहाँ से मैं अपनी जान बचाकर निकल सकता था। बिना देरी किए मैं बस के दरवाजे से नीचे कूद गया और जैसे ही मैं बस के दरवाजे से नीचे कूदा तो वो खंडर की तरह दिखाई देने वाली बस भी एकदम से पलट गई। यानी कि मैं बाल बाल जिंदा बच गया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा मानो आसमान की ऊंचाइयों से किसी ने मुझे धक्का मार दिया है। और उसके बाद जैसे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी बस में बैठा हुआ था, लेकिन अब ये बस एक स्थिर स्थान पर खड़ी थी जहाँ से मैं इस बस में सवार हुआ था। मैं अपने आप को बचाने में किसी तरह सक्षम तो हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके पेट में एक अजीब सा घाव बन गया और अब मैं नहीं चाहता था कि आफत मेरे सारे घर वालों के गले पड़ जाए, जिस वजह से मैंने बहुत ही जल्द एक तांत्रिक बाबा से सुझाव लेकर सब कुछ सही करवा दिया। लेकिन दोस्तों, आज भी अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। इंसान का लालच उसे किसी भी गंदी हरकत तक धकेल सकता है। शायद उस दिन मैं उस बस के पार्ट्स को नहीं बेचता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन उस बस का क्या राज है, वो सालों से उस खंडर के रूप में क्यों मौजूद है और उसके अंदर जाने वाला शख्स मौत के दरवाजे क्यों खटखटाने लगता है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, जिसको बताने के बाद शायद मैं जिंदा ना रह पाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।